हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएसएफ रेट और बैंक रेट के बारे में। मैंने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है और मैंने उसमें बताया था कि मैं एमएसएफ और बैंक रेट के बारे में बाद की वीडियोस में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग एमएसएफ और बैंक रेट पे फोकस करने वाले हैं। हालांकि मेरे को रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा, बिकॉज एमएसएफ जो है वो काफ़ी हद तक रेपो से मिलता जुलता है। इस वीडियो में मैं थोड़ा सा ये जो मैकेनिज़्म है ना ऑक्शन का, आरबीआई का, उसके बारे में भी डिस्कशन करूँगा। इससे आसानी से आपको चीज़ें जो हैं वो समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था रेपो और रिवर्स रेपो, ये दोनों एलएएफ के पार्ट हैं, यानी लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। बैंक्स को जब भी पैसे का रिक्वायरमेंट हो या उनके पास पैसा ज़्यादा हो, डिपेंडिंग ऑन की क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से रेपो या फिर रिवर्स रेपो ऑप्शन को वो लोग एक्सरसाइज करते हैं। अगर रिपो वाला ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, सपोज़ पैसे की कमी है उनके पास, बिकॉज मैंने ऑलरेडी लिक्विडिटी वाले वीडियो में हाईलाइट किया है कि कैसे लिक्विडिटी क्राइसिस या लिक्विडिटी क्रंच मतलब होता है। उनके पास लिक्विडिटी जो है ना, अचानक पैसे की कमी आ जाती है बैंक्स के पास। तो अगर पैसे की कमी हो और रिपो वाला ऑप्शन उन्होंने एक्सरसाइज कर लिया, तो उनके पास एमएसएफ है, डिपेंडिंग ऑन कि अगर वो एससीबीज़ हैं, यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं। एमएसएफ जो है ना वो केवल और केवल एससीबीज़ के पास अवेलेबल है, मतलब एससीबीज़ को ही ये ऑप्शन दिया गया है। बाकी जो कमर्शियल बैंक्स मतलब हैं, कमर्शियल बैंक्स इन जनरल, तो उनके पास रिपो वाला ऑप्शन है। सबसे पहले रिपो या रिवर्स रिपो ये क्या है, या रिपो क्या है? तो रीपर्चेज एग्रीमेंट ये कोलेटरलाइज लेंडिंग और बोरोइंग को फैसिलिटेट करता है, यानी इसमें सिक्योरिटीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है। सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं, जो बोरोवर है रिपो पे, बैंक जो है वो बोरोवर होता है, वो जाता है आरबीआई के पास, सिक्योरिटीज़ देता है और बदले में पैसे लेता है। और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वो पैसा मिलता है उसे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग, उस एनुअलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग रेपो रेट कहते हैं। और वो जो एग्रीमेंट है ना, उसका रीपर्चेज एग्रीमेंट नाम है। और रीपर्चेज एग्रीमेंट इसलिए नाम है बिकॉज उसमें ऐसा एग्रीमेंट होता है कि बैंक जो है ना उन सिक्योरिटीज़ को फिर से परचेज़ कर लेगा एक प्री डिसाइडेड डेट एंड रेट पे। ओके, तो इस तरह से ये रिपो वाला मैकेनिज्म काम करता है। रिवर्स रिपो जो है वो उसका मिरर इमेज है। मिरर इमेज है यानी इसमें आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज़ बैंक को सेल करता है, बैंक्स को, और बैंक से पैसा जो भी उनके पास एडिशनल लिक्विडिटी है उसे एब्जॉर्ब करता है। तो कंट्री में इनफैक्ट लिक्विडिटी इंजेक्ट करने और लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने, अगर ज़्यादा है, एक्सेस अगर लिक्विडिटी है, तो उसे एब्जॉर्ब करने का काम आरबीआई करता है इन दोनों ही टूल से। अगर आपको इनका प्रैक्टिकल देखना है ऑपरेशन कि कैसे आरबीआई काम करता है, मतलब रिपो एंड रिवर्स रिपो को कैसे यूज़ करता है, तो सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं मनी मार्केट ऑपरेशंस, और जो भी आरबीआई वाला ऑप्शन आता है आप उसे क्लिक कीजिए तो आपको एक चार्ट दिखाई देगा। और उस चार्ट का सेकेंड पार्ट आरबीआई ऑपरेशंस उसका मतलब नाम है, सेकेंड पार्ट का। उसमें आप देख पाएंगे कि मतलब रिपो के थ्रू कितना आरबीआई ने लिक्विडिटी इंजेक्ट किया है, या फिर रिवर्स रिपो के हेल्प से कितना लिक्विडिटी एब्जॉर्ब किया है। ओके, एक दिन पहले का रिपोर्ट आरबीआई पब्लिश करता है। अब आते हैं हम लोग एमएसएफ पे। एमएसएफ और रिपो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उनमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। एमएसएफ जो है वो भी कोलेटरलाइज्ड लेंडिंग और बोरोइंग को फैसिलिटेट करता है। सबसे पहले एक जो मेजर डिफरेंस वो है वो ये है कि एमएसएफ रेट हमेशा रिपो रेट से थोड़ा ज़्यादा होता है। एक्चुअल अगर आपको रिपो रेट कितना है वो देखना हो तो आप आरबीआई के वेबसाइट पे जाइए, लेफ्ट हैंड साइड पॉलिसी रेट्स का ऑप्शन है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे रेट्स पता चल जाएंगे कि क्या है अभी एग्जिस्टिंग। एमएसएफ रेट जो है ना वो हमेशा रिपो रेट से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। और एमएसएफ में जो बिडिंग है वो 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ के मल्टीपल्स में होती है। रिपो में वो बिडिंग 5 करोड़ या 5 करोड़ के मल्टीपल्स में होती है। ये एक चीज़ जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर रिपो वाला ऑप्शन बैंक्स एक्सरसाइज कर चुके हैं तो इसके बाद वो लोग एमएसएफ की तरफ मूव करते हैं। एमएसएफ थोड़ा सा महंगा है, मतलब ज़्यादा बैंक्स को खर्चा करना पड़ता है पैसे लेने के लिए, और उसमें भी लिमिट है। एक रिपो में भी लिमिट है। एक तरह से अगर देखें तो आप रिपो में जो सिक्योरिटीज़ लेके जाते हैं बैंक्स के पास, वो आपको जो एसएलआर में, मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो सिक्योरिटीज़ हैं
SLR का अभी जो परसेंटेज है वो है 18% ऑफ NDTL, ओके, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। वो 18% बैंक्स को मेंटेन करना है। अब ये 18% जो है ना NDTL का, ये मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड, या फिर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट डेटेड बॉन्ड्स हैं, ओके, या फिर ट्रेजरी बिल्स हैं, या RBI जो भी सिक्योरिटीज़ को नोटिफाई करता है उन सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में मेंटेन करना है। तो रीपो के केस में आप जो जिन सिक्योरिटीज़ को आप SLR के मतलब फॉर्म में मेंटेन करते हैं ना, आप उनको RBI को सेल नहीं कर सकते। यानी जो भी आपके पास ज़्यादा पड़ा हुआ है, एडिशनल जो भी आपके पास सिक्योरिटीज़ हैं, आप उन्हें RBI को दीजिए और पैसा ले लीजिए। लेकिन MSF के केस में आप कर कह सकते हैं कि जो भी आपका SLR का जो 18% वाला रिक्वायरमेंट है उसे पूरा करने के लिए जिन सिक्योरिटीज़ को आपने रखा है आप उन्हें भी दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी लिमिट है, कितना, तो 3%, मैक्सिमम आप 3% ऑफ NDTL आप ले सकते हैं RBI से लोन। आपके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ के 3% तक ही आप RBI से अंडर MSF फैसिलिटी जो है ना उसमें आप ले सकते हैं RBI से पैसा, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये था MSF के बारे में सब कुछ। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैंक रेट पे। स्टैट्यूटरी रेफरेंस जो है बैंक रेट का वो मुझे मिला सेक्शन 49 ऑफ RBI एक्ट 1934 में, मतलब RBI एक्ट 1934 ओपन कीजिए, उसका सेक्शन 49 आप देखिए, तो उसमें बैंक रेट का आपको रेफरेंस मिलता है। ये रेट जो है ना वो रेट है जिसपे कि RBI रीडिस्काउंट करता है बिल्स को या फिर कमर्शियल पेपर्स को परचेज़ करता है। तो मतलब जिस भी रेट पे करता है उस रेट को हम लोग बैंक रेट करते हैं, और ये अभी 4.25% है। बैंक रेट का एक एप्लीकेशन और मैंने देखा है, वो ये कि जब भी CRR अगर मेंटेन नहीं करते हैं बैंक, यानी पेनल्टी के तौर पे RBI करता क्या है कि बैंक रेट प्लस 3% या फिर बैंक रेट प्लस 5% पेनल्टी अप्लाई करता है बैंक्स पे। तो पेनल्टी के तौर पे भी बैंक रेट का एप्लीकेशन है इन एडिशन टू बिल्स की परचेजिंग एंड रीडिस्काउंटिंग के लिए, या कमर्शियल पेपर्स के परचेजिंग रीडिस्काउंटिंग के लिए, जैसा कि मैंने बताया। तो होपफुली बैंक रेट और MSF क्लियर हो गया आपका। एक चीज़ थोड़ा सा वर्किंग जो मैकेनिज़्म है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे होता है एक्चुअली, RBI कैसे करता है ये सारा काम, रिपो, रिवर्स रिपो, MSF। RBI का एक CBS है, ओके, CBS मतलब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से RBI जो है ना इस फंक्शन को या फिर बाकी के फंक्शंस को मतलब पूरा करता है। उसका नाम है ई-कुबेर। ई-कुबेर में जो RBI के कस्टमर्स हैं वो अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स हैं या फिर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, प्राइमरी डीलर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, पेंशन फंड्स हैं, तो ये सभी लोग ई-कुबेर पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपना करंट अकाउंट बैंक्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स हैं, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, तो करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं RBI के साथ, और एक और अकाउंट ओपन करते हैं वो लोग जिसे कि हम लोग SGL हम लोग कहते हैं, सब्सिडियरी जनरल लेजर, ओके, SGL अकाउंट। अब ये SGL अकाउंट जो है ना वो रीपो कंस्टिट्यूएंट SGL अकाउंट जैसे हो सकता है, रीपो कंस्टिट्यूएंट SGL अकाउंट। SGL का मैंने बताया सब्सिडियरी जनरल लेजर। अब इसमें होता क्या है कि जैसे अगर आप कभी म्यूचुअल फंड्स में ट्रेडिंग करते हैं, तो जैसे आप म्यूचुअल फंड्स को परचेज़ करते हैं तो आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड्स क्रेडिट हो जाते हैं, नहीं यूनिट्स। तो ठीक बैंक्स भी जब सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करते हैं ना तो वो उनके SGL अकाउंट में क्रेडिट हो जाती हैं स्क्रिप्टलेस फॉर्म में, ओके। यानी ऐसा नहीं है कि जब रीपो ऑक्शन है तो आपको सिक्योरिटीज़ ऐसे उठा के ले जाना है बैग में डाल के, ऐसा नहीं है। SGL अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाता है, वो उन्हें दिखाता है। अब अगर सपोज़ कभी उन्हें बिड करना हो, अभी 2020 में RBI ने किया क्या कि एक ऑटोमेटेड स्वेप इन एंड स्वेप आउट का ऑप्शन RBI ने इंट्रोड्यूस किया, मेनली जो कोविड के चलते डिस्रप्शन हुआ था तो उसको मैनेज करने के लिए। बिकॉज RBI करता क्या है कि बैंक्स के लिए काम लिक्विडिटी का मैनेजमेंट जो है ना उसे आसान बनाने के लिए RBI जो है अलग अलग तरह के स्टेप्स लेता रहता है। तो उन्हीं स्टेप्स में से एक था ऑटोमेटेड स्वेप इन स्वेप आउट का। इसमें RBI ने किया क्या ना कि कहा कि आप अगर चाहें, यानी बैंक्स अगर चाहें तो करंट अकाउंट का लिमिट डाल सकते हैं कि मिनिमम बैलेंस उनका सपोज़ जैसे 25,000 करोड़ रुपए हो, और मैक्सिमम अमाउंट का भी लिमिट डाल सकते हैं,
ओके, ई-कुबेर में लॉगिन करेंगे, करंट अकाउंट का अपना मिनिमम बैलेंस डिसाइड करेंगे और मैक्सिमम अमाउंट का भी अपना बैलेंस डिसाइड करेंगे डे एंड में। मतलब एक बार उन्होंने डाल दिया और उसके अकॉर्डिंग ऑब्वियसली बाकी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल CRR का रिक्वायरमेंट या फिर बाकी जो भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन सारी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद उन्होंने किया क्या कि एक मिनिमम करंट अकाउंट का बैलेंस एंड मैक्सिमम करंट अकाउंट का बैलेंस उन्होंने क्या करना है, ई-कुबेर में डाल देना है। अब होगा ये, सपोज़ एक बैंक है कोई, ओके, वो करता क्या है कि मिनिमम बैलेंस डालता है कि 25,000 करोड़ रुपए मेरा डे एंड में होना चाहिए मिनिमम बैलेंस करंट अकाउंट में, एंड मैक्सिमम बैलेंस जो है वो 27,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। इनफैक्ट ये मैंने जो ऑटो स्विप इन एंड स्विप आउट का जो नोटिफिकेशन आया था RBI का, तो उससे एग्जांपल पिक किया मैंने। तो उसमें होगा ये कि अगर डे एंड में बैलेंस जो है सपोज़ 24,000 करोड़ रुपए करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली MSF का बिड जनरेट हो जाएगा एक, ओके। जितना भी डेफिशिएंट अमाउंट है ना, जितना भी कम हो रहा है ना, उसके लिए MSF का एक बिड जनरेट हो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि उनका जो रिपो कंस्टिट्यूएंट अकाउंट है SGL, उसमें कितनी सिक्योरिटीज़ हैं उसके हिसाब से, तो ऑटोमेटिकली वो जनरेट हो जाएगा। तो इससे होगा ये, सपोज़ 24,000 डे एंड में उनका बैलेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो 1,000 रुपया, चूँकि 1,000 करोड़ रुपये कम है ना, ये 25,000 करोड़ रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, तो 1,000 करोड़ रुपए कम है, तो 1,000 करोड़ रुपए का MSF ऑटोमेटिकली बिड जनरेट हो जाएगा। सिक्योरिटीज़ जो हैं उनके SGL अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगी, डेबिट हो जाएंगी या सेल हो जाएंगी अगर मैं कहूँ तो, और पैसा जो है ना वो उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ओके। तो जो मिनिमम बैलेंस का रिक्वायरमेंट उन्होंने डाला था वो पूरा हो जाएगा। सपोज़ बैलेंस उनका डे एंड में दिखा रहा है 28,000, अब उन्होंने मैक्सिमम बैलेंस डाल के रखा था कि 27,000 मुझे चाहिए, एडिशनल 1,000 रुपये उनके पास 1,000 करोड़ रुपए मतलब हैं, तो RBI करेगा क्या, RBI नहीं, मतलब वो सिस्टम जो है ना, ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो करता क्या है कि वो खुद ब खुद वो एक बिड जनरेट कर देता है 1,000 करोड़ रुपए का रिवर्स रिपो का, ओके, जिसमें कि बैंक सिक्योरिटीज़ परचेज कर लेता है RBI से, और 1,000 करोड़ रुपए वो डेबिट हो जाएंगे उसके करंट अकाउंट से। तो अगेन बैलेंस जो है वो उस रेंज में, जितना कि बैंक ने रेंज सेट किया था, उस रेंज के उस लिमिट के अंदर आ जाता है, ओके। तो इससे आपको आइडिया मिलता है कि ये ओवरऑल मतलब ये जो मैकेनिज़्म है वो कैसे काम करता है, और बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक प्रोसेस है। तो होपफुली आपको MSF एंड बैंक रेट और ये जो फंक्शनिंग है आपको मतलब ये क्लियर हो गया, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अगर आपको नई बातें जानने को मिली हैं और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।